नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा के मानव रचना स्कूल से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा के मानव रचना स्कूल की मनमानी अभी भी जारी है। स्कूल टीचर की हरकत पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 48 घंटों का जो समय था वो बीत चुका है और स्कूल प्रशासन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले पर लीपापोती करने में जो स्कूल प्रशासन है वो जुटा हुआ है और स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने अभी तक टीचर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की थी और स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला कहां है, अमित भल्ला कहां है, ये सवाल इंडिया डेली उठा रहा है। तो टीचर्स की घटिया हरकत पर स्कूल मैनेजमेंट चुप क्यों है? क्या स्कूल मैनेजमेंट ये संदेश जो है वो देना चाह रहा है कि देखिए मानव रचना में इसी तरह से टीचर्स जो है वो बिहेव करते हैं, यही उनका रवैया रहेगा? क्योंकि देखिए लगातार इंडिया डेली इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है, दिखा रहा है, लेकिन मानव रचना की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो एक्शन नहीं लिया गया, क्या ये दर्शा रहा है कि स्कूल जो है इसी तरह से बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर करता है, पेरेंट्स को थ्रेट करता है? ये बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। तो पिछले 2 दिन से इंडिया डेली लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। हम स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीएसए ने भी स्कूल पर एक्शन की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मामले की जो जांच है वो इस समय जारी है। तो सवालों के घेरों में जो मानव रचना स्कूल का मैनेजमेंट है वो आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल के मालिक जो है वो प्रशांत भल्ला और अमित भल्ला कहां है? टीचर्स की इस घटिया हरकत पर जो मैनेजमेंट है वो आखिर चुप कब तक रहेगा? बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में जो कार्रवाई है वो कब होगी? पहले कहा गया था कि कार्रवाई 24 घंटे के भीतर होगी, लेकिन अब 72 घंटों का समय हो चुका है। तीसरा आज दिन है, 72 घंटे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है। और यही सवाल इंडिया डेली जो है वो लगातार उठा रहा है कि बच्चों के भविष्य को लेकर ये सवाल है, क्योंकि अगर टीचर्स इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक गहरा आघात पहुंचेगा। और स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला और अमित भल्ला की तरफ से अभी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। और टीचर की घटिया हरकत पर जो मैनेजमेंट है आखिर चुप क्यों है? इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए प्रशासन की तरफ से भी ये बात कही गई कि एक्शन जो है वो लिया जाएगा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ इंडिया डेली ने बात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उस बात को भी 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य इतना बड़ा मुद्दा जो है, क्या वो प्रशासन के लिए नहीं है? ये बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है, क्योंकि मानव रचना स्कूल में बच्चों पर इस तरह से टिप्पणी करना, टीचर्स का पेरेंट्स को लेकर इस तरह की बातें कहना एक चिंताजनक विषय है। और चलिए विस्तार से इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सूर्य मैथल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, साथ ही हमारे साथ अपराजिता गौतम जुड़ चुकी है, अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन से, और आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। अपराजिता की शुरुआत आपके साथ करेंगे। क्या अब हम ये मान लें कि प्रशासन और स्कूल दोनों ही इस पूरे मैटर को लेकर बहुत नॉन सीरियस जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो सीरियस इशू नहीं है? मैं कल भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने यही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। मैं फिर कहूंगी, स्कूल कभी भी इन मामलों को लेकर सीरियस नहीं होता। अगर आज की डेट में किसी टीचर की ये जरूरत हुई है कि बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर दिखा रही है, तो डेफिनेटली हायर अथॉरिटीज, मतलब स्कूल एडमिन की तरफ से, स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से, और प्रिंसिपल को स्कूल मैनेजमेंट ने डायरेक्शंस दे रखी है कि आप बच्चों को और पेरेंट्स को कंट्रोल करके चलो। देखिए ये माइंडसेट है, उनको लगता है कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना है उनको, और वो बच्चों के थ्रू कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात, जब आपके कल चैनल में मैं थी और उसके बाद हमने भी थोड़ी सी R&D की, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, बेसिक शिक्षा अधिकारियों की आप बात करें, वो स्कूलों पे एक्शन कैसे लेंगे?
क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये स्कूल वॉयलेट कर रहा है। एग्जाम्पल, ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में देनी चाहिए जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स बोलते हैं, जिसमें पीटीए की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो कल जैसे मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि स्कूल के पीटीए को पकड़िए, पीटीए भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि पीटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल के बीच में और बच्चों के पेरेंट्स के बीच में प्लस स्कूल के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो पेरेंट्स और टीचर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है इन इश्यूज को सॉल्व करवाए आगे आकर। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? और यस, जो अधिकारी है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, यदि इसकी जांच पूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों को याद होगा, प्रद्युमन एक केस हुआ था, रायन स्कूल का केस हुआ था गुड़गांव में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली थी। आप उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली एनसीपीसीआर के साइट में भी जाके देख सकते हैं। इस स्कूल के ऊपर तो राइट टू एजुकेशन एक्ट और जेजे एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, बट समस्या ये आ रही है, इंक्वायरी चलेगी, हम एक्शन लेंगे करके ये लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। और अंत में अपनी बात एक चीज और कहूंगी, स्कूल मैनेजमेंट इससे सामने नहीं आ रही क्योंकि अभी वो अपने वकीलों से सलाह कर रहे हैं। और अंत में क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ आज ही, ज्यादा से ज्यादा एक जो स्कूल की वो जो टीचर है जिसने ऐसी हरकत की है उसको निकालकर अपना ये पल्ला झाड़ लेंगे, और फिर सभी प्रशासनिक अधिकारी भी आपको ये कहेंगे कि जी देखिए, जिस टीचर ने ऐसी हरकत की थी हमने उसको निकाल दिया है। बट प्रश्न ये है, स्कूल की क्या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्योंकि मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के उन ऑर्डर्स को पढ़ूं जो सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट टाइम जो बेंच बैठी थी रायन के केस के बाद, उसमें प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है अगर स्कूल प्रीमाइसेस में बच्चे के साथ कोई भी घटना होती है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। मैं आऊंगा सूर्या मैथिल जी आपके पास। सूर्या जी, इस मामले में जब पहली बार स्कूल में हम गए, स्कूल के मैनेजमेंट से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे का आप हमें समय दे दीजिए, 24 घंटे में आपको नतीजा जो है वो मिल जाएगा। 72 घंटे हो गए, 72 घंटों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से ये तक नहीं बताया गया कि अब इस मामले में उन्होंने जो जांच बैठाई थी उसकी जांच की रिपोर्ट क्या है। यानी पूरी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट जो है गलती होने के बाद भी, टीचर की गलती होने के बाद भी चौड़ा होकर खड़ा है। धन्यवाद आशीष जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप विषय उठा रहे हैं ना, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये हर दूसरे घर के बच्चे के संग हो रहा है। ये पब्लिक स्कूल, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, ये गले में जो टाई बांधकर अंग्रेजी लाट साहब बनाने की जो व्यवस्था हमारे देश के अंदर चलाई गई, जो गुरुकुल हमारे, जिसमें गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो एक श्लोक था जिसमें गुरु को प्रभु से भी ऊपर रखा गया था, उस प्रकार का एक माइंडसेट सनातन समाज, हिंदू समाज देश के अंदर है। लेकिन ये जो शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, ये बड़े बड़े एसी के 5-5 मंजिला स्कूल बन गए, जिसके अंदर ना तो आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूं। बच्चे को 5 घंटे के लिए हम 6 घंटे के लिए भेजते हैं और वो एक जेल की तरह होता है। वहां क्या होता है अंदर, इसका कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होता, ना ही कोई जवाबदेही होती। ये आप जो विषय उठा रहे हैं हर घर में हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये आप विषय को चलाते रहेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैं देख भी रहा हूं, तो इस देश के जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें से 10, 20, 50 मामले तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब रही गई बात इस स्कूल की मानव रचना की जी, तो मैं आपको बताऊं कि इस स्कूल का इतिहास आज का ही नहीं है, पहले भी इस स्कूल के ऊपर एलिगेशन लग चुकी है। ये स्कूल जो है ये ईसाई मशीनरी के संग कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, जो कि बच्चों के अंदर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम ये करते हैं। और सामाजिक ताने बाने को इस प्रकार से तोड़कर बच्चों के मन में माता पिता के लिए ये भय की बात हो गई, परिवार को तोड़ने की बात हो गई, ये करते हैं। और इसकी कोई जवाबदेही आप देखिए नहीं मिलेगी आपको। और इसके ऊपर केवल और केवल एक ही चारा है, या तो प्रशासन अपना बुलडोजर चलाएगा या कोर्ट आदेश करेगा। आपकी मुहिम के बाद ये देश के अंदर इस प्रकार की चीजें जो है दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो जाए। और ये जरूरी है, इस तरह की मुहिम को चलाना जरूरी है, क्योंकि ये बात केवल नोएडा की स्कूल की नहीं है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात है, ये राजस्थान से असम तक की बात है। बच्चा किसी का भी हो,
किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन टीचर को ये कतई ये अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि बच्चे को की मम्मी को मैं थप्पड़ मार दूंगी या फिर किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना जो है वो दे। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहूंगा। आलोक वत्स जी, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल भी आप मुहिम की सराहना कर रहे थे। हम मुहिम भी चला रहे हैं और लगातार चलाते रहेंगे जब तक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर स्कूल मैनेजमेंट इस बात को समझ रहा है तो इस बात को समझ ले अच्छी तरीके से कि मुहिम जारी रहेगी। हम इस अपनी जो आवाज है, बच्चों की जो आवाज है, वो लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन हैरानी देखिए, कहने के बाद स्कूल मैनेजमेंट का कि 24 घंटे के भीतर हम कार्रवाई करेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आलोक वत्स जी, अनम्यूट करिएगा। अब आ जी, रही है आवाज? अब आवाज आ रही है। देखिए, मैं हतप्रभ हूं कि नेशनल चैनल पे लगातार कल से इस घटना का पूरा विवरण दिया जा रहा है और देश के विभिन्न जगहों से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है इसके ऊपर। और एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए, हम लोग तो खैर सोशल फील्ड और पॉलिटिकल फील्ड के लोग हैं जी, लेकिन ये एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए आपने एक से एक बड़े लोगों को बुलाया है। और ये भी जानकारी में हमारे संज्ञान में आया है, जो मैं मैथिल जी को बताना चाहूंगा, कि पुलिस भी वहां पहुंची है जी, इंटेलिजेंस भी वहां पहुंचा है, मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है। क्या इस देश में एक आम आदमी के अधिकार की कोई सुनवाई नहीं होगी? जैसे सब जगह अंतो गत्वा जी, उद्धम शरणम गच्छामि कोर्ट में ही जाना पड़ता है, तो क्या यहां भी कोर्ट में ही जाना होगा? ये सारी तंत्र जो समाज के लिए बनी है, क्या ये सारे तंत्र बहरे हो गए हैं? क्या ये सारे तंत्र गूंगे हो गए हैं? क्या ये सारे तंत्र अंधे हो गए हैं? बेहद अहम बात आप आलोक वत्स जी, आप बेहद अहम बात उठा रहे हैं कि सारे तंत्र क्या गूंगे हो गए हैं, सारे तंत्र क्या बहरे हो गए हैं, और क्या वाकई अब आखिरी उम्मीद कोर्ट से ही लगाई जाए। यतेंद्र कसारा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया अभिभावक संघ के, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। जी, हेलो जी यतेंद्र जी, जो बात उन्होंने उठाई कि सारे तंत्र जो है या तो गूंगे हो गए हैं या तो बहरे हो गए हैं, जो बात आलोक वत्स जी ने कही, क्या अब एकमात्र जरिया कोर्ट का ही बच जाता है क्या? देखिए आशीष जी, यदि हम कानून की भाषा में कहें तो ये सारे जो स्कूल हैं ये आदतन अपराधी हैं। इनको आदत पड़ चुकी है इस तरह की हरकतें करने की, बच्चों को प्रताड़ित करने की, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करने की। और मैं देखता हूँ फीस, यदि कोई बच्चा लेट हो जाए स्कूल में तो उन बच्चों को स्कूल से निकाल देने की, सजा देने की। तो सरकार का मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनके ऊपर जो है दबाव कम है, या वो सरकार के दबाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। शासन और प्रशासन का जो इन लोगों के ऊपर दबाव होना चाहिए वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग, आपको एक घटना याद दिला दूं कि नोएडा का एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल था और अभी भी है। उस स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों की लाइन लगती है, नेता मंत्री तमाम लोग उसमें फोन करते हैं, तब भी एडमिशन नहीं हो पाता। वहां कुछ साल पहले कुछ बच्चे उनका खाना खा के, दोपहर का भोजन खाने के बाद बीमार हो गए जी, और सैकड़ों बच्चे उसमें बीमार हुए, लेकिन कोई भी पेरेंट सामने नहीं आया शिकायत लेकर के हमारे बच्चे बीमार हुए। नोएडा के सारे अस्पताल भर गए उन बच्चों से, उनको वहां पे इलाज कराने को जब बच्चे पहुंचे तो, लेकिन फिर भी नहीं दिया। बाद में पता चला, हम लोगों ने उसमें दखल किया और शासन प्रशासन पर भी बात हुई, और आप ही की तरह टीवी चैनल पे बैठ के जब उस पर पूछा गया हम लोगों से, तो हमने कहा कि पुलिस भी जब छोटी सा कोई काम करती है, किसी चोर को भी पकड़ने जाती है, तो रात के 12 बजे उसके घर में कूद के अदम्य साहस का परिचय देते हुए लिखते हैं वो लोग
और उसको पकड़ के लाते हैं कि साहब इसने साइकिल चुराई थी या ये चोरी में शामिल था। लेकिन इन बड़े स्कूलों के खिलाफ वो कुछ भी करने में, कुछ भी कार्रवाई करने में अपने आप को। लेकिन यतेंद्र कसारा जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपका एक लंबा अनुभव है, बच्चों का उत्पीड़न अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चरणों पर होता रहा है। मानसिक उत्पीड़न की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जिस तरह से टीचर्स का बिहेव इस मामले में सामने आया है। इस तरह के मामलों में जब आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्कूल की क्या भूमिका निकल कर आई है? कुछ ऐसे केसेस आपके ध्यान में हो जहां पर मानसिक उत्पीड़न बच्चे का किया गया हो, मानसिक आघात पहुंचा हो, जिस तरह से इस मामले में टीचर्स ने डांटा है, उस मामलों में क्या हुआ है? कोई आपके पास केस हिस्ट्री? मैं बताता हूँ, नोएडा के कई नामी स्कूल हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये घटना आए दिन अखबारों में भी छपी है और हम जितने लोग टीवी चैनल पर आपके साथ बैठे सभी की जानकारी में है कि शुरुआत होती है बहुत जोर शोर से, क्योंकि पेरेंट्स उस समय रिएक्ट करते हैं, मीडिया बड़ा एक्टिव होता है, अखबारबाजी होती है, पेरेंट्स भी, धरना प्रदर्शन भी हम लोग भी करते हैं। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद फिर हालात ये होता है कि स्कूल फिर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाता है। पेरेंट्स को कहता है कि आपका बच्चा 9th में है, 10th में है, अगले साल बोर्ड देगा, स्कूल के पास उसे कुछ नंबर देने की हम लोग इस पोजीशन में है कि उसके जो ग्रेड्स दिए जाएंगे उसमें कुछ तो इस तरह से मैंने देखा कई बार पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश होती रही है और होती भी है। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं फिर ये सोचता है कि भाई बच्चे को यहीं पढ़ाना, इसी स्कूल में रखना, तो क्यों इनके साथ ये एक बड़ा सवाल है यतेंद्र जी, क्योंकि पेरेंट्स के मन में ये दुविधा होती है और वो ये सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना तो इसी स्कूल में है और हम स्कूल प्रशासन से या टीचर से डायरेक्ट दुश्मनी मोल लेंगे तो फिर उसका खामियाजा हमारे बच्चे को उठाना पड़ेगा। और इसका एक बड़ा कारण मैं बताता हूँ आपको, मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए कहता हूँ कि कहीं भी देश भर में आप चले जाइए, सरकारी स्कूलों की ये स्थिति नहीं है कि हम उनमें अपने बच्चों को आज इन प्राइवेट स्कूलों के बराबर में ले जाकर खड़ा कर सके, या इन स्कूलों से हम बच्चे को निकालने तो सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए या उस तरह के स्कूल हो कि भाई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, ठीक है तो इस स्कूल में ले जाए। फाइनली एक स्कूल में से निकाल लेंगे तो दूसरे भी प्राइवेट स्कूल में ही जाना पड़ेगा पेरेंट को अपने बच्चों को ले जाए। तो ये एक बड़ा कारण है कि पेरेंट को इसके सबके सामने झुकना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। लेकिन अपराजिता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगी मैम, क्योंकि हमने भी एजुकेशन ली है और बहुत बार हमने देखा कि हमारे टीचर से हमें बहुत डांट पड़ी है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगी, आप भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि हमें पढ़ाई को लेकर और अपने आचरण को लेकर बहुत बार हम देखते हैं कि हमें डांट टीचर से पड़ती है। लेकिन इस केस में दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है ये महज डांट नहीं थी, ये बिलो द बेल्ट जाना था कि आप ये बात कह रहे हैं कि जी मैं आपकी मम्मी को मारूंगी। देखिए, समस्या यही है, मैंने आपको बताया कि स्कूलों में टीचर्स को जो मीटिंग होती है, स्कूल लेवल पे जो टीचर्स की मीटिंग होती है, जो मैनेजमेंट लेता है, प्रिंसिपल लेती हैं, वहां पर उनको तरीके समझाए जाते हैं कि किस तरीके से आपको पेरेंट्स को कंट्रोल करके रखना है। आप ये बताइए, आप चैनल वाले हैं, आप स्कूल में एंट्री नहीं कर सके, जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, चाहे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स की बात करूं, वो स्कूल में एंट्री नहीं कर सके, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है, स्कूल अपने दायरे के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। जब वो बच्चा अंदर जाता है तो उस पर पूरा कंट्रोल करने के लिए और बच्चों के थ्रू पेरेंट्स को ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि गलती से आप लोग आवाज मत उठा देना। मैं वापस अपना अपराजिता जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रेश कुमार दिल्ली से है। चंद्रेश जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है, आप अपनी बात को रखिएगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात किससे करा रहे हैं? चंद्रेश जी, आप अपनी समस्या को रखिए। आपके साथ कभी कुछ ऐसी घटना हुई है आपके बच्चे के साथ? क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताइए। घटना हुई है जी। हाँ, किन से बात करनी है बताइए मेरे को। ये अफरीजा जी से, गौतम जी से, या चंद्रेश जी आप किसी से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, ये गौतम जी से बात कराइए मैडम से। आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को रखिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात को रखिए, वो आवाज सुन रही है आपकी। गौतम जी, ये मैडम, ये स्कूल वालों ने तो इतनी धांधली मचा रखी है कि कैन नॉट, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अभी मेरे बच्चे की फीस बढ़ाई, हम वहाँ गए थे मिले तो हमें डांट के भगा दिया, कहते ये कुछ नहीं होगा। और ये मैडम कहती है रेखा गुप्ता जी, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, दिस एंड दैट। ऑर्डर करने में क्या देर लगती है? कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? अननेसेसरी।
हमने 20 हेलो, आपकी आवाज आ रही है? यहां पर फीस बढ़ोतरी के बात को कह रहे थे, लेकिन ये टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएगा ये अगर हम इस पर फीस बढ़ोतरी पर जाएंगे। लेकिन अपराजिता जी आप अपनी बात को रख रही थी, पूरी बात अपनी करिएगा। सूर्या जी मैं आपसे हूं जी, आप अपराजिता जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं आपको बताऊं, मैं यतेंद्र जी की बात को कंटिन्यू करके एक चीज आपको बता देती हूँ। एक सिस्टम बैठाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे केस में क्या करते हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ, आज नहीं, आज से कई साल पहले जब मेरे स्कूल में मेरे बच्चे को हाथ उठाया गया था, मुझे नहीं पता चला, बट बच्चे ने जब अपने दादाजी को जब बात बताई तो हमने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्टिव लिसनिंग की थी, मैंने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, नर्सरी क्लास में था। अगर मेरा बच्चा उसी स्कूल में कंटिन्यू करता, जो बच्चा अपनी एक तरह से हंसी खो चुका था, उस स्कूल में मैं भेज नहीं सकती थी। तो यहाँ पे इन केसेस में क्या होता है, पेरेंट्स के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। नहीं, लेकिन अपराजिता जी मैं आपको रोकूंगा क्षमा चाहते हुए। आपने उसके बाद क्या किया? आपने अपने बच्चे को निकाला, लेकिन क्या स्कूल प्रशासन के खिलाफ आपने किसी तरह की कोई कार्रवाई की थी क्या? अमित जी, मैं आपको बता देती हूँ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये केस जो मैं आपको बता रही हूँ करीबन 18 साल पुराना है, 17-18 साल पुराना है। क्योंकि उस टाइम पे इतनी जागरूकता नहीं थी, उस टाइम पे ऐसे कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं उठते थे। तो इसीलिए पिछले 10 सालों से हमारी ये कोशिश है कि पेरेंट्स को मैक्सिमम जागरूक करना कि उठो, तुम्हारे ये राइट्स हैं। क्योंकि किसी भी पटल पे कहीं पर भी पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से भी कोई वो कार्यवाही नहीं की जाती है। सरकार की तरफ से भी कुछ पैम्फलेट या बैनर या न्यूज़पेपर में अच्छे से नहीं किया जाता है। जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है वो पता चलता है। तो पेरेंट्स को जागरूक करेगा कौन? एक चीज आपको मुख्य बात बता देती हूँ, पेरेंट्स को यही नहीं पता कि बच्चा परेशान होता है तो उसको बाल आयोग में करना है, उनको बाल आयोग के बारे में नहीं पता। और आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी की किताबों का पहले पेज में 1098 नंबर दिया होता है, पेरेंट्स को वो तक नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगती हैं। तो मैं आपको वो समस्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसा कि जो हमारे दूसरे जो यहाँ पे जो रिपोर्टर, उनका नाम नहीं मुझे समझ आ रहा, मैं माफी चाहूंगी, शायद पलक जी हैं, पलक जी ने पूछा था, हमारे टाइम पर भी ये टीचर्स डांटते थे, बट आपको मैं याद दिला देती हूँ, राइट टू एजुकेशन जो आया वो इस वजह से आया क्योंकि टीचर का डांटना, प्यार से पुचकारना एक बात होती है, बट उस टाइम पर आपको याद होगा स्केल से मारा जाता था, कई बच्चों को ज्यादा पीट दिया जाता था, इसलिए राइट टू एजुकेशन आया। आज की डेट में क्योंकि बच्चों को डरा धमका के किसी तरीके से स्कूल अपर हैंड रहना चाहता है, तो मैं इस बच्चे के केस की बात करूं जो मुझे बताया गया था कि यहाँ इस बच्चे को प्रताड़ित किया गया, बच्चे को जिस तरीके से बोला गया उसके मम्मी पापा के बारे में, और बच्चा कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकली उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ। तो क्या जी लगातार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे एक सवाल मैं पूछूंगी, जिस तरह से अपराजिता जी कह रही हैं कि पहले आप स्केल से मार देते थे कि टीचर जो है वो एग्रेसिव है, कुछ इनसिक्योरिटी है, कोई गुस्सा है तो वो बच्चे पर निकाल दिया कि अगर मान लो बच्चे ने बात नहीं सुनी। अब वो एग्रेशन जो है, क्योंकि अब नया सिस्टम आ गया, अब मार तो सकते नहीं हो, तो आप उस एग्रेशन को शिफ्ट करके बच्चे को थ्रेटन करने लग जाते हो, उनके पेरेंट्स को थ्रेटन करने लग जाते हो, ऐसे बोलते हो कि जी देखिए आपकी मम्मी को मार देंगे, आपको मार देंगे। देखिए पलक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि स्केल से मारा जाता था पहले, मैं खुद से घटित, मेरे संग घटित ही घटना स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो हमारे पीटी के जो टीचर थे उन्होंने बहुत पिटाई लगाई, हाथ जो ये है ना इसके ऊपर सुझा देते थे। क्यों? क्योंकि हम कभी स्कूल भी बंक करते थे, कभी हम मस्ती भी करते थे, 100 चीजें होती थी, लेकिन उस समय में कभी भी आज तक, उस समय से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेरे मम्मी को मारेंगे, तेरे पापा को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये चीज नहीं थी। वहां पर भी ये सिखाया जाता था, बेटा घर जाओगे तो मम्मी के पैर छूना, पापा के पैर छूना, अपने बड़ों के पैर छूना, संस्कार दिया जाता था। जब हम स्कूल, मेरे पेरेंट्स स्कूल जाते तो ये बताया जाता कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा शरारती है, बहुत उधम मचाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम उधम मचा रहे हो, तुम्हारी मम्मी को मारा जाएगा। ये एक जो मैंने कहा ना कि ये एक मानसिक दिवालियापन है इस समय की फैकल्टीज के अंदर। जो टीचर्स हैं वो खुद संस्कार रहित हैं, तो बच्चों को संस्कार क्या देंगे? और ये संस्कार रहित जो शिक्षण है, ये किसी भी प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक कभी नहीं बनाता है। यतेंद्र कसारा जी से इस पर सवाल ले लेते हैं। सूर्या जी, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जी आप बोल लीजिए। बता रहा हूँ मैं आपको एक इंसिडेंट और। पश्चिम बंगाल में
छठी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के संग में अभी 2020 का एक इंसिडेंट में देख रहा था, उस बच्चे को इसलिए बंधक बना के रखा गया, पूरे दिन ना खाने दिया गया ना पीने दिया गया, कुछ दिन पहले की बात 2020-21 की, क्योंकि उसके पिता ने उसकी फीस नहीं भर पाए। ये इस प्रकार के कुछ ऐसे इंसिडेंट लगातार होते हैं। अगर बच्चा फीस लेके ना जाए उसे बाहर खड़ा कर देंगे, उसको डिमोरलाइज करेंगे, अगर वो कपड़े थोड़ा सा खराब पहन के आ गया, हो सकता है कभी हो जाए, तो उसको बाहर मतलब जो बच्चा 6 साल 7 साल 8 साल का है, उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस पर कितना दबाव होगा, कितना दबाव होगा। यतेंद्र कसाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यतेंद्र कसाना जी, क्या टीचरों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होती है? क्या इसको लेकर जो मनोचिकित्सक हैं 3 महीने या 6 महीने पर स्कूल्स की विजिट करते हैं, उसके पीछे का मैं मकसद बता रहा हूं। दरअसल कई बार होता है कि घरेलू कलेश होते हैं, वो आपके दिमाग पर हावी होते हैं और वो निकल जाता है सामने वाले पर। तो क्या इन सारी चीजों से बच्चों का तो होना ही चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए, ताकि समझ में तो आए कि किस मनोदशा से वो गुजर रहे हैं? देखिए आशीष जी, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, कि मैंने ये कल भी कहा था कि टीचर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। और किसी भी स्तर का स्कूल हो, चाहे वो छोटा हो, ग्रामीण अंचल में हो, बड़े शहर में हो, जो भी स्कूल है उसमें जो खासकर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चों के साथ टैकल करती हैं, खासकर उन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बीच बीच में उन लोगों को ऐसा सिखाया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से मैं चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उनके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करें, किस तरह से इस तरह की सिचुएशंस जब हों तो बच्चों को मानसिक दबाव भी ना पड़े, वो किसी आघात के बगैर उनको ये समझाया जा सके कि बेटा अपना काम करना है, और किस तरह से जाके बच्चे उनकी बात मानने लगे। क्योंकि प्यार की भाषा जो होती है वो बच्चे सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर ना बच्चों की दुश्मन नहीं होती है। कोई भी टीचर इसलिए नहीं सोच के आता है कि आज स्कूल जाना है तो बच्चों को प्रताड़ित करना, ऐसा नहीं है। ये सब क्षणिक होता है। और ये भी होता है कि कई बार उस तरह का माहौल हो सकता है, टीचर किसी दबाव में हो सकती है, किसी मानसिक परेशानी में हो सकती है, अपने घर की कोई चीज उनको दिमागी चीज हो जो उनके दिमाग में किसी बैकएंड पे चल रही हो, किसी कोने में वो महसूस कर रही हो, और उसका गुस्सा बाई चांस उस बच्चे पर निकल गया हो। और ये स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यतेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कॉलर हमारे साथ मुजीद अहमद जुड़ चुके हैं पीलीभीत से, यूपी से। क्या आपका सवाल है और क्या कोई आप ऐसी कोई घटना बताना चाहते हैं मुजीद? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं हम मुजीद से। यतेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे आपकी बात से ही जोड़ के पूछना चाहूंगी। सर, बहुत सी कंट्रीज में मैं पढ़ रही थी उनके एजुकेशन सिस्टम में, तो वहां पर स्कूल में आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक काउंसलर होता है कि बच्चे के साथ आप कभी भी वो अवेलेबल होते हैं स्कूल आवर्स के अंदर, और आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उनको बता सकते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, बहुत अगर सीरियस हो तो पेरेंट्स तक कॉन्टैक्ट जो है वो किया जाता है। सर, हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एनईपी की बात कर रहे हैं, बहुत हाईली हम कुछ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का और जो पूरा सिस्टम, वो अभी भी ठीक नहीं है। मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हम। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि शिक्षा की बात सब करते हैं। ये सिर्फ स्कूल ही नहीं, पेरेंट्स भी जो बात कर रहे हैं वो उस बात पर ध्यान नहीं देते कि बच्चे किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। घर में कभी कोई परेशानी हो, पेरेंट्स का झगड़ा हो या कोई ऐसी चीज हो गई हो, उनके साथ कोई घटना घटित हो गई हो, तो बच्चे उस चीज से बड़ा आघात ले रखते हैं और होता है उन्हें, और वो बेचारे पता नहीं पाते हैं। आजकल कुछ बड़े स्कूल्स में मैं बताऊं, जैसे जो नामी बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं खासकर, उनमें इस तरह की व्यवस्था की गई है। वहां मनोचिकित्सक को रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा जाता, काउंसलर्स भी रखे जाते हैं, लेकिन ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। ये कुछ चुनिंदा स्कूलों में ये फैसिलिटीज है। ये सभी जगह होना चाहिए। मैंने कहा ना, छोटे स्कूलों में भी होना चाहिए, बड़े स्कूलों में भी होना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बड़ा इशू है। और आज की जिस तरह जितना कंपटीशन है, आजकल शिक्षा में जितना कंपटीशन हो गया, बच्चों पे जितना दबाव हो गया कि आपको 10th में इतने मार्क्स लाने ही है, 12th में आपको इतने मार्क्स लाने हैं, आपको सबसे आगे रहना है, आपको बेस्ट 5 में होना चाहिए क्लास में। तो ये जो पेरेंट्स का दबाव है, ये भी बच्चों पर कहीं ना कहीं असर डालता है, जिसकी वजह से आज ये हालात उत्पन्न हो जाते हैं। तो और बच्चों को इसका निदान जरूरी है, कसाना जी, इसका निदान जरूरी है, और उसको लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से
कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। कार्रवाई का मतलब यहाँ से यह है कि काउंसलर रखना पड़ेगा, ताकि अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो जाए, स्टूडेंट्स की बात नहीं है यहाँ पर, टीचर्स की भी बात है। अगर टीचर्स को भी लगता है तो वो भी जाकर कम से कम उससे सलाह कर सके। हमारे साथ एक कॉलर है पीलीभीत से, वो जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात को रखिएगा, फिर मैं आलोक वत्स जी आपके पास आऊंगा। मुजीद, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। आप अपनी बात को रखिए। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ा पीलीभीत से जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जी आ रही है आपकी आवाज। मुजीद जी, पहले तो टीवी का पीछे का साउंड म्यूट करिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिए। जी जी मुजीद, आप अपनी बात पूरी बोलिएगा। आवाज ही नहीं जा रही है। मुजीद, आपकी आवाज आ रही है, मुजीद की आवाज नहीं आ रही है। आलोक वत्स जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आशीष जी, ये सारा प्रकरण देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, जाएं तो जाएं कहां। अब कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसको हम लोगों ने नहीं टैग किया है? पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोगों का ओपिनियन आ रहा है, सारी एजेंसियां देख रही हैं, लेकिन कहीं से कुछ राह दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हम हिंदुस्तान में आम आदमी इस लेवल पे आ गया है कि चौराहे पर खड़ा होकर वो ये गाना गाए कि जाए तो जाए कहां? प्रारंभिक शिक्षा मैंने राजकीय जिला स्कूल से किया। उसके बाद फिर मैं खेवुड कॉलेज चला गया। तो जब हम राजकीय विद्यालय में पढ़ते थे, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में क्लासरूम में लिखा रहता था, विद्या दधाति विनयम, शिक्षा विनम्र बनाती है। और ये लागू सिर्फ बच्चों पे नहीं होता है, ये लागू पढ़ाने वाले पे भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस कलयुग में क्या मतलब विद्या दधाति क्रूरता, क्या कर रहे हैं आप? बच्चों को तो पीटने की बात कर ही रहे हैं, उसके मां को भी पीटने की बात कर रहे हैं। अब पूरा देश मुख दर्शक बना हुआ है। कार्रवाई हो रही है आलोक वत्स जी, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन होती हुई दिख नहीं रही है। हालांकि कल भी कुछ टीम गई थी वहां पर, जांच की है। अब जांच की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। लेकिन इस तरह के गंभीर मामलों में आलोक जी, आपको नहीं लगता कि प्राथमिक जो कार्रवाई थी टीचर को सस्पेंड करने की, वो कार्रवाई होती और उसके बाद जो जांच होती उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता, क्योंकि जांच में समय लगता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि जो लोग इसके कंसर्न लोग हैं, उनका कोई अता पता अभी तक मैथिल जी को नहीं लगा। कहां चले गए, कौन से बिल में छुप गए? तो कहीं तो आके बोलिए कि भाई हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आके बोलिए तो हम ये कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कसाना जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर अपराजिता जी आपके पास आऊंगा। कम से कम यूपी में एक डीआईएस की अध्यक्षता में एक कमेटी, डीएफआरसी कमेटी बनी हुई है, जिसमें डीआईएस सेक्रेटरी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, और डीएम उसके अध्यक्ष होते हैं। वो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में शिकायत यदि गई या करनी चाहिए, या वो स्वयं संज्ञान भी ले लेती है। और जब आप बता रहे हैं कि डीआईएस धर्मवीर जी से आपकी बात भी हुई थी, कल का आपने बताया था, तो उन्होंने इसमें क्या कहा, जो उनकी जांच हुई है तो उन्होंने उसमें आपको पूछना उनसे चाहिए अभी कि भाई आपने कल से जांच कर रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो क्या चीजें ऐसे निकल कर आई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग कोई एक्शन ज्यादा लेते नहीं है, बीए से हैं, वो छोटे छोटे स्कूलों को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, लेकिन बड़े स्कूलों के सामने उन सबकी घिघी बन जाती है, वो लोग कुछ कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है यतेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो स्कूल हैं वो बहुत सक्षम लोगों के हैं। मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल लोगों के हैं तो मैं ठीक नहीं होगा। आप देखिए बहुत सक्षम लोगों के स्कूल हैं, यदि किसी भी उस पर आप चले जाइए, अभी आपका
एक इंस्पेक्टर पुलिस का या थाने से चला जाएगा तो उस बेचारे का शाम तक ट्रांसफर हो जाएगा। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो स्कूल में घुस सके, स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर जा सके। इतना ज्यादा दबाव है, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल लोग यहाँ पर हैं जिनके स्कूल ये है। और एडमिशन के लिए आप ये स्थिति है कि बड़े से बड़ा आदमी भी इन स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाता है। तो इन स्कूलों की जो मनमानी है, जो इनकी दादागिरी है, वो अपने चरम पर है। इसलिए ये लोग निरंकुश हो गए, इसलिए इन्हें लगता है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो ये इस तरह की हरकतों को उतारू है। यदि किसी भी स्कूल का आज तक मुझे नाम लेके आप बताइए कि किसी का लाइसेंस कैंसिल हुआ हो, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल इस जिले में हुआ हो, किसी स्कूल ने बच्चों को पीटा या बच्चों के साथ गलत काम हुआ। ऐसे भी पीछे आपके मामले आए थे जिसमें छोटे बच्चों के साथ जो है फिजिकली असॉल्ट हुआ, उनका भी, उन स्कूलों का भी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए ना, इनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो जब कुछ बिगड़ेगा ही नहीं और ये कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा इनके खिलाफ, तो फिर तो ये निरंकुश होंगे ही ना। किसी एक को नजीर बना देते कि साहब हमने ये स्कूल बंद करा दिया, इसके बच्चे हमने इस स्कूल में ट्रांसफर करा दिए दूसरे स्कूल में, और ये आगे के लिए सबक होगा इन तमाम बड़े स्कूलों के लिए। तो ये सब हो ही नहीं पाता है। अपराजिता जी, आपको क्या नजर आता है, इच्छा शक्ति की कमी है कार्रवाई नहीं करने के पीछे का मकसद? देखिए, बिल्कुल 101% इच्छा शक्ति की कमी है। अगर ये नजीर प्रद्युमन के केस में या उसके बाद जो दिल्ली में और भी कई केसेस हुए हैं या दूसरे स्टेट्स में केसेस हुए हैं, अगर वहां पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता, तो अभी जो कसाना जी ने बोला है, तो उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, स्कूल को बंद मत कर दिए। मैं कल जैसे कहा था, मैं आप इसी बात को रिपीट करूंगी, सभी स्कूल सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, जो ये ओथ लेते हैं कि हम ये बच्चों की भलाई के लिए काम करेंगे, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में करेंगे। आप कुछ मत कीजिए, उनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, बिल्डिंग का टेक ओवर कर लीजिए। आप स्कूल को बंद करेंगे दोबारा से, बाकी मासूम बच्चों को आप एक तरह से प्रताड़ित करेंगे कि उनको दूसरा स्कूल देखना पड़ेगा। यहाँ और ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आएगा अपराजिता जी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने कहा ना, पेरेंट्स के ऊपर बोझ आएगा, क्योंकि आज अगर एक स्कूल बंद हो जाता है, इसमें मेरा बच्चा पढ़ता है, सरकार कार्यवाही करती है, वाहवाही है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर स्कूल आप बंद करते हो, एज ए पेरेंट मुझे टेंशन हो जाएगी, अब मैं बच्चा कौन से स्कूल में डालूं। इससे एक और मैसेज आएगा पेरेंट्स के पास कि प्लीज आप लोग आवाज मत उठाओ, आवाज उठाओगे तो सरकार स्कूल बंद कर देगी, स्कूल बंद कर देगी, अल्टीमेटली आप ही प्रताड़ित होगे। बेटर है आप स्कूल बंद मत कीजिए, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए, स्कूल को सरकार टेक ओवर कीजिए। और ये कोई ऐसे नियम कानून नहीं है जो हम बिल्कुल धरती से बाहर की डिमांड कर रहे हैं, ये हम धरती पे रहते हुए की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज ये बताइए, एआई का युग आ गया है, हम दूसरे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। अपराजिता जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संतोष पाठक हमारे जो सहयोगी हैं, जो नोएडा कवर करते हैं, वो कुछ नई जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, और कल स्कूल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि हम बयान देंगे जो जांच हुई है, जरा डिटेल बताइए। जी, जो बाल कल्याण समिति है, उसके कल 3 पदाधिकारियों ने स्कूल का विजिट किया, जिसमें डॉक्टर दिनेश पाल सिंह, श्रीमती रितु सिंह और सुश्री दीप्ति यादव, जो 5 लोगों की एक समिति बनाई गई थी। ऐसे प्रकरणों में पूरी स्कूल की जाकर के विजिट करते हैं, उनकी जांच करते हैं। तो इन 3 लोगों ने वहां पे कल जाकर के उनके सीसीटीवी फुटेज, टीचर का बयान, क्लास में जो बच्चे थे उनकी बातचीत इन्होंने पूरी की है। और आज डीएम के निर्देश पर डॉक्टर केसी विरमानी, जो इस न्यायपीठ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो अभी 1 घंटे के अंदर वहां पे पहुंच रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की बहुत निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है, और उन्होंने अभी स्पष्ट कुछ बताने से मना किया। उन्होंने कहा कि देखिए, न्यायपीठ एक न्यायालय है, जो ये 5 समिति की न्यायालय है, जो ऐसे प्रकरणों की जांच पड़ताल करती है, उस पर पूरा निर्देश जारी करती है। तो इसलिए इसमें अभी कुछ हम बताएंगे नहीं आपको, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बताया, उन्होंने कहा कि किसी भी आधार पर उस टीचर को दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल प्रशासन चाहे उसको जितना भी बचाना चाहे, प्रिंसिपल जितना भी लिपापोती करना चाहे, लेकिन दोषी पाए जाने पर टीचर के विरुद्ध एक्शन स्कूल को लेना ही पड़ेगा। उसको बख्शा नहीं जा सकता कि वो दूसरे बच्चों को इसी तरीके से मानसिक प्रताड़ना दे पाए। इसलिए उसके विरुद्ध एक्शन होने के लिए उन्होंने एकदम आश्वस्त किया है। और डीपीओ ने भी कहा है कि इस मामले में पूरी तरीके से डीएम के निर्देश में पूरी
की जा रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन निष्पक्ष रिजल्ट आपके समक्ष जल्द से जल्द आएगा। संतोष, आप कह रहे हैं कि 3 सदस्यीय जो बाल कल्याण समिति थी वो कल पहुंची थी, न्यायपीठ वहां पर पहुंचेगी, डीपीओ ये कह रहे हैं कि ठीक है हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है वो इतना निरंकुश क्यों बना हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, यही तो उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन केसी वर्मानी जो अध्यक्ष है इस कमेटी के, उन्होंने कहा कि देखिए आमतौर पे अब जो स्कूल हैं वो विद्या के मंदिर नहीं रह गए, उनका बाजारीकरण इतना अधिक हो चुका है कि वो केवल पैसा बनाने की एक मशीन हो गए हैं, और जो नियम कायदे कानून को ताक पे रख करके ये लोग काम कर रहे हैं। इसी पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस तरीके की कमेटी बना रखी है कि स्कूल निरंकुश नहीं हो पाए। इसीलिए उन्होंने न्यायपीठ का गठन किया हुआ है और हर जिले में गठन हुआ है इनका बाल कल्याण समिति, जिसमें कि 5 मेंबर हैं, और ये पूरे हर स्कूल में ऐसी किसी भी घटना पे तुरंत जांच होती है, सख्ती से उस पे जारी होता है, उस पर कार्रवाई होती है। तो इसमें इस प्रकरण में भी पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा, ना ही टीचर को बख्शा जाएगा। जी संतोष, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं सीधे अपराजिता जी आपके पास आऊंगा। आपने हमारे सहयोगी संतोष की बात को सुना, बाल कल्याण समिति वहां पर पहुंची, डीपीओ की तरफ से ये कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि आखिर स्कूल प्रशासन इतना निरंकुश क्यों बना हुआ है? स्कूल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो कई बच्चों को इंसाफ मिलता, एक नज़ीर जाती, स्कूल प्रशासन भी एक नज़ीर पेश करता दूसरे स्कूलों के सामने। लेकिन स्कूल प्रशासन का ये हट वाला जो रवैया है, एकदम जिद वाला रवैया है, इसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है आपको अपराजिता जी? आशीष जी, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगी। जितना स्कूल डिफेंसिव खेल रहा है तो स्कूल को पता है, टीचर अगर ये आगे आके बयान दे देगी कि ये डायरेक्शन प्रिंसिपल के द्वारा दी गई थी, मुश्किल आएगी, वो पूरा का पूरा हायर अथॉरिटीज बीच में आ जाएंगी, इसलिए वो बच रहे हैं। नहीं तो स्कूल तो छोटे छोटे केसेस में टीचर को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के नाम पे और एक्शन के नाम पे निकाल देते हैं, इनफैक्ट विदाउट नोटिस निकाल देते हैं ये लोग। तो इसके पीछे जो है वो, उसके पीछे डेफिनेटली मैं रिपीट कर रही हूँ, स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल है, क्योंकि उनको पता है कि जब ये बोल देंगे गलती से, अगर इंक्वायरी में अगर ये बात बोल देंगे तो हम लोग फंसेंगे। तो अपने लीगल टर्म्स में लीगल ये चेक कर रहे हैं अपने लॉयर्स के थ्रू कि कहां कहां हम लोग कैसे स्टेप्स उठाएं जो हम लोग सेफली निकल जाएं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है 72 घंटे हो गए जैसे आपने बोला केस को, तो जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है, इंक्वायरी कमेटी आके फर्स्ट स्टेप बताए उन्होंने क्या इंक्वायरी की। अब तो आप छोड़ दीजिए स्कूल प्रशासन को, वो वाला लेवल आप क्रॉस कर चुके हैं। जो इंक्वायरी कमेटी है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके ये बताने की कि इंक्वायरी की फर्स्ट लेवल फाइंडिंग्स क्या निकली। आप उनसे एटीआर मांगिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो क्या कर रहे हैं, क्या इंक्वायरी की फाइंडिंग्स आई हैं। क्यों सिर्फ सीसीटीवी को देखने के लिए, टीचर का स्टेटमेंट लेने के लिए, बच्चे का स्टेटमेंट लेने के लिए और बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं उनका स्टेटमेंट लेने के लिए मुझे नहीं लगता 2 से 3 घंटे से ज्यादा समय आपको चाहिए होगा। 72 घंटे बीत गए हैं, तो यहाँ केवल और केवल अब खाना पूर्ति की जाएगी और इस केस को रफा दफा करने की पूरी तैयारी चल रही है। नहीं, इस केस को वो चाहे तो रफा दफा करने की कोशिश करें, लेकिन हम अपनी मुहिम को इसी तरह चलाते रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल जी, आपने सुना अपराजिता जी को जो कह रहे हैं कि पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया डेली ने ठान लिया है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, उनकी तरफ से जो कुछ करना हो वो करे, लेकिन हम अपनी इंसाफ की जंग जो है वो लगातार जारी रखेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना में 1 साल तक अपनी मुहिम को जारी रखेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह प्रोग्राम चलाते रहेंगे। सूर्या मैथिल जी। आशीष जी, मैंने तो शुरुआत से ही आपका धन्यवाद किया है। आपने जिस प्रकार से इस विषय को पूरी गर्मजोशी से उठाया है, बहुत ही बारीकी से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इस पे लगातार आप चर्चा कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा। और मेरे हिसाब से तो आप लोग जो ये नंबर देकर जो नीचे लोगों को मौका दे रहे हैं अपनी अपनी बात रखने का, ये भी एक बेहतरीन मंच है। पूरा देश सुन रहा है कि आखिर किस प्रकार की चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं आशीष जी, ये ना डेली रूटीन की चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर की कोई ध्यान नहीं देता या लोग बेबस हो जाते हैं। क्योंकि स्कूलों की जो गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी हर एक व्यक्ति झेलता है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। मैं इतनी बड़ी बात इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं,
वो अपने जो बल के अनुसार एडमिशन कराते हैं, और एडमिशन के बाद जो फैकल्टीज होती है, जो टीचर्स होते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? कि आपके पास हमारा बच्चा है, आप हमारे बच्चे को जो है वो अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, और उसका जो है उसका ध्यान रखिए। ये एक टारगेट रहता है। और यहाँ इसी जो रिक्वेस्ट का फायदा ये सारे के सारे स्कूल उठाते हैं। ये मानव रचना स्कूल के भी बहुत लंबे हाथ होंगे, जैसा कि आई एम श्योर, जैसा कि लगातार आपके दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन इनको ये समझना होगा कि यदि आपने ये मुहिम चलाई है, और ये मुहिम जिसे कहते हैं ना चिंगारी काफी होती है एक बहुत बड़ा जो है जलजला लाने के लिए, बिल्कुल। तो आपने जो ये चिंगारी चलाई है ना, ये चिंगारी जो है इसको रुकने मत दीजिएगा आशीष जी। ये मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि रुकने देंगे नहीं, भले वो लीपापोती करने की कोशिश करे जो कहा जा रहा है, लेकिन हम रुकेंगे तो नहीं। आपके चैनल के एडिटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लाकू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम तो उस कल्चर के लोग आते हैं, हमारे मतलब ये है कि गुरु का मतलब हो गया भगवान, लेकिन उसी का गलत प्रयोग करके यहाँ जो आज स्थिति हो रही है, इसका विरोध भी अत्यंत आवश्यक है। हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हैं तो वहां और हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। नमस्कार, धन्यवाद। योगेंद्र जी, आपको पहले एक बार ब्रीफ बता दूं इस पूरे केस का। एक छोटी बच्ची थी, वो स्कूल में पढ़ रही थी मानव रचना में। वो 2 दिनों से स्कूल नहीं आई, और उसके बाद जब वो स्कूल पहुंची तो उसने होमवर्क नहीं किया था। तब उसकी टीचर ने ये कहा कि मैं तुम्हारी मम्मी को थप्पड़ मारूंगी, और यही बात कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। एक बार उनसे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। सूर्या जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मानते हैं, भगवान मानते हैं, और बच्चों को भी सिखाते हैं गुरु बेटा भगवान होता है, जाके पैर छूना। लेकिन जो फैकल्टीज आज की हैं, वो फैकल्टीज उस प्रकार से अप्रोप्रिएट नहीं है, उनके अंदर जो है ना वो संस्कार नहीं है। अब मैंने एक पॉइंट उठाया कि हम अगर पेट्रोल भी लेते हैं तो पेट्रोल पंप पे भी शिकायत पुस्तिका रखी हुई है, जिसको कि रिव्यू लगातार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम करता है। हम कोई और सामान लेते हैं तो कंज्यूमर एक्ट के अंदर हम लोगों के पास में बहुत सारे अधिकार है कि हम किसी भी कंज्यूमर एक्ट के अंदर कोई भी कंप्लेंट करते हैं, उसकी सुनवाई होती है। लेकिन स्कूल एक ऐसा मुद्दा आज की डेट में हो चुका है, गली गली में पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, और ये बेलगाम है। आपको मैं बताऊं, ये जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं, इसमें लाइन लगती है एडमिशन के लिए, डोनेशंस के माध्यम से ये एडमिशन होते हैं, बड़े बड़े अप्रोचेस से एडमिशन होते हैं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, फैकल्टी होते हैं, उनके रिलेशन जो है वो बड़े बड़े जो पावर पॉइंट्स हैं, पावर ब्रोकर्स हैं, उनके संग होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मतलब हम अपनी मनमानी चलाते रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। आलोक वत्स जी, अभी तक की जो कार्रवाई चल रही है उससे स्कूल प्रशासन को लेकर तो यही कहा जा सकता है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, जो आपसे बन पड़े आप कर ले। सही बात है। एक तरीके से समाज के साथ वो अपनी ताकत को आजमा रहे हैं, कर लो तुमको जो कुछ करना है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभी तक तो जो मामला संज्ञान में आया है उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि दे आर नॉट बॉदर्ड ना, वो कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आराम से सोए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे बिहाइंड द डोर अपने को बचाने के लिए। उस पर उनको ज्यादा भरोसा है। पब्लिक में क्या इमेज बन रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लोग तो आएंगे ही एडमिशन कराने, डोनेशन, जैसा मैथिल जी ने कहा, डोनेशन भी देंगे, पैरवी भी कराएंगे मिनिस्टर से और अधिकारियों से, उनकी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन मैं बड़ा हतप्रभ हूं कि ऐसा कैसे हो रहा है इस देश में। अब तक तो चीजों को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा उसको मैं फिर रिएटरेट भी कर रहा हूं कि आजकल के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं जी, वहां पर अगर आप जाइए तो वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैशन शो चलने वाला हो। यहाँ उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है, अपने लिबास पर, अपने इस पे पढ़ाई पर उतना जोर नहीं है। और जो फैशन बन गया है
मैथिल भाई इस बात से एग्री करेंगे कि जब स्त्रियां बैठती हैं तो उनमें किसका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है इससे वो शान में आ जाता है। अगर मेरी वाइफ वहां बैठ के बोले कि मेरा बेटा या मेरी बेटी राजकीय विद्यालय में पढ़ रही है, वो स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। ये बात अभिभावकों को भी समझनी होगी। यतेंद्र कसाना जी, आलोक वत्स जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, उसके बगल में अगर कोई बड़े बड़े स्कूलों के नाम फेंके तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी मलिन मोहल्ले में रह रहे हैं और वहां पर हम ये छोटे स्कूल में जा रहे हैं, हे दृष्टि से देखा जाएगा। अरे ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, आशीष जी, मैथिल जी भी इस चीज को जानते होंगे, जिन्होंने छप्पर रहित स्कूलों में पढ़कर देश में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये कहां लिखा है कि एयर कंडीशन और बड़े बिल्डिंग से ही पढ़ाई ऊंची हो जाती है? अरे आलोक वत्स जी, मेरे टाइम तो पंखे भी नहीं चलते थे सरकारी स्कूल में। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बिजली नहीं होती थी। ऐसे लोगों को जानता हूं, शायद अपराजिता जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगी, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के स्मैक, सिगरेट, दारू ये सब 8वीं 7वीं में स्टार्ट कर देते हैं वो, और इंग्लिश पर उनकी पकड़ बहुत होती है। तो अगर मैंने कोई डिग्री ले रखी है, ठीक है, यतेंद्र कसाना जी से एक सवाल ले लूं। आलोक वत्स जी मैं आपके पास आऊंगा। वो मुझे हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं 4 लाइन अंग्रेजी बोल के कि हाँ जी ये बंदा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, इससे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अब पता करता हूँ तो पता लगता है 8th फेल है, 9th फेल है, और मेरे पास MA की डिग्री है, लेकिन वो मुझे 5 लाइन इंग्लिश बोल के हिल भावना में ले आ देता है। नहीं, आप सोचते हैं तब वो लेकर आता है। लॉ की डिग्री तो मेरे पास भी है। बहरहाल उस पर बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे। यतेंद्र कसाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो अभी तक की कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बाल समिति बनाई गई है, बाल कल्याण समिति, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम मामलों में इस कल्याण समिति ने अपनी कार्रवाई की है, तो अमूनन कल्याण समिति क्या इसमें पेरेंट्स के भी बयानों को लेती है, बच्चे से भी क्या इसमें पूछताछ की जाती है, और अमूनन अगर हम केसेस का रेशियो देखें तो क्या कुछ रिजल्ट जो है वो निकल कर आता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था आशीष जी कि इस तरह के जो मैटर होते हैं वो जब तक सुर्खियों में रहते हैं तब। क्षमा चाहता हूं, सत्यदेव पचौरी जी पूर्व मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यदेव जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम ये मुहिम चला रहे हैं, आपको इसके बारे में ध्यान में होगा कि एक बच्ची को ये कहा गया एक टीचर के द्वारा कि हम थप्पड़ मारेंगे, मानव रचना स्कूल है, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से, सत्यदेव पचौरी जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 3रा दिन है। ये बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के प्रति जो स्कूल प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए वो संवेदन शून्य है, और इसलिए इसमें पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को तुरंत जांच बैठानी चाहिए और इसमें सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में और कोई विद्यालय जहां टीचर्स को बगैर गुणवत्ता देखे हुए शिक्षक नियुक्त किया जाता है वो प्रथा बंद हो पहले तो जी, क्योंकि टीचर्स माने उसका मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। वो कम से कम बीएड ट्रेंड तो हो और वो प्रशिक्षित हो, और ऐसे टीचर रख लिए जाते हैं जो प्रशिक्षित नहीं होते, उनके कारण ऐसा घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उस प्रोसेस पर रोक लगाने की जरूरत है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से 1-2 दिन में मिलने वाला हूँ। उनसे अपील भी करूंगा, निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ये घटनाएं हो रही, इसमें रोकने के लिए कोई उचित कार्रवाई करें। सत्यदेव पचौरी जी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में टीचर को सस्पेंड करके जांच बैठानी चाहिए थी? कम से कम उनको जांच से अलग रखना चाहिए। इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए था जी, समय लगना चाहिए, और पुलिस को भी दबाव बनाना चाहिए। मैं समझ बिल्कुल घटना आई तो
पुलिस सत्यदेव को स्वतः जी। संज्ञान लेके जी FIR ना हो तब भी स्वतः संज्ञान लेके, क्योंकि ये आगे समाचार जगत है, जब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय समाचार पत्र पढ़ के स्वतः संज्ञान ले रहे हैं जी। तो वो क्यों नहीं ले रहा है? उसको लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यदेव पचौरी जी आपका जुड़ने के लिए। सत्यदेव पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए थे। समय की कमी है कसाना जी, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, बहुत माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो अब देखना यह है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या